जय गुरु जी। मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित, ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम फॉर यूपीएससी एंड पीसीएस से, शिखर आईएएस एकेडमी E171 शास्त्री नगर गाजियाबाद। फ़ोन नंबर केवल एक ही है, वही व्हाट्सएप नंबर है, वही फ़ोन नंबर है 9810257742। कॉलिंग टाइम केवल 4 से 5 बजे है। कॉल करने के लिए बिल्कुल ना करें नंबर बताने के बाद कह रहा हूँ, कॉल ना करें। इसलिए ना करें कि जो कुछ पूछना है व्हाट्सएप पर पूछें, और जो कुछ पूछना है यूट्यूब से रिलेटेड तो यूट्यूब पर पूछें कमेंट्स में। व्हाट्सएप और फ़ोन केवल इसलिए है शिखर आईएएस एकेडमी में एडमिशन लेने वालों के लिए, जो मैं आप लोगों को दे नहीं रहा। तो इसलिए व्हाट्सएप और फ़ोन का कोई मतलब नहीं है आपके लिए। मैं आपको यहाँ मुफ्त पढ़ाने के लिए हूँ, तो कृपया मुफ्त पढ़िए, बिल्कुल फ्री पढ़िए, चैन से पढ़िए, कोई समस्या नहीं है। आप अगर मेरे सारे 450 वीडियो लगभग जो भी हैं सब देख लेंगे तो मैं बिल्कुल कहता हूँ आप बिना किसी कोचिंग के निकल सकते हैं। आपको किसी कोचिंग की, मेरी भी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। मेरा मार्गदर्शन यूट्यूब पर लेते रहिए खाली। ये नहीं 2 वीडियो देखे फीस पूछने आ गए या मिलने आ गए, कोई ज़रूरत नहीं, नथिंग। बिल्कुल यहाँ मैं आपके सामने हूँ, सब कुछ मैं बता रहा हूँ। जीएस का चौथा पेपर 2016 का, जीएस का फोर्थ पेपर, 3 पेपर मैं एनालाइज कर चुका हूँ, फोर्थ पेपर बताने जा रहा हूँ। हालांकि इसके टॉपिक्स पर मैं अलग अलग वीडियो बना चुका हूँ। मैंने पहले कहा था कि मैं फोर्थ पेपर पर बिल्कुल एकेडमी से मना है कि मैं कोई टॉपिक नहीं बताऊंगा। फिर मैंने एकेडमी की परमिशन प्राप्त कर ली और मैंने कई वीडियो अपलोड किए हुए हैं। अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे चैनल सब्सक्राइब करके तो आपको दिखेगी प्लेलिस्ट GS4 की अलग है। वैसे तो मेंस की गाइडेंस की एक टैब है और मतलब प्लेलिस्ट है, और एक GS4 की प्लेलिस्ट अलग है। उसके सारे वीडियो देख लीजिए, आपको इसके टॉपिक जो भी मेरे सामने खुला हुआ है पेपर, इसके टॉपिक आपको मिल जाएंगे। मैंने उन टॉपिक्स पर डिटेल में बताया, आधा आधा घंटे की वीडियो बना रखे हैं, देख लीजिए उसको। ये प्रश्न पत्र है, इसमें कुछ कम क्वेश्चन है, हाँ कहने के लिए कम है, देखने में लग रहा है वाह वाह बड़ी अच्छी बात है। 2 खंडों में कुल 14 प्रश्न है, सभी अनिवार्य है, तो 2 खंड करने की जरूरत क्या थी, एक ही बना रहने देते। और प्रत्येक भाग प्रश्न के लिए आगे अंक दिए हुए हैं, नंबर दिए, मैं नंबर बताता चलूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 AB, इसमें ये नहीं ए करो ए बी, सब करने हैं, सारे करने हैं। 10-10 नंबर क्वेश्चन ये है AB। स्पष्ट कीजिए कि आचार नीति समाज और मानव का किस प्रकार भला करती है। एक्सप्लेन हाउ एथिक्स कंट्रीब्यूट्स टू सोशल एंड ह्यूमन वेलबींग। ये क्वेश्चन वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल में, तो मैं यहाँ नहीं करूँगा, आई विल नॉट रिपीट इट। इस पेपर को डिस्कस करने पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर आप चाहे अपनी मर्जी से कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आप अपने बहुत गहरे लॉस में हैं। इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं, क्योंकि आपने पेपर एनालाइज नहीं किया। यह आपकी वो कोचिंग जिम्मेदार है जिन्होंने आपको कुछ भी दे दिया और कुछ भी थमा दिया, अपने फ़ायदे के सब्जेक्ट थमा दिए, आपके फ़ायदे के नहीं। आपके फ़ायदे का एक ही सब्जेक्ट है, लोक प्रशासन और समाजशास्त्र, आपको एक ही लेना है। तो आप आईएएस में लोक प्रशासन लीजिए, पब्लिक एड लीजिए, समाजशास्त्र से ज़्यादा आता है लोक प्रशासन। और अगर आपको पीसीएस में लेना है, यूपी पीसीएस में, तो पब्लिक एड एंड सोशोलॉजी लीजिए। मैंने एनालिसिस कर रखी है पूरी, मैं दोबारा बताऊंगा नहीं इन बातों को। दूसरा प्रश्न है, क्या कारण है कि निष्पक्षता और अपक्षपातीयता को लोक सेवाओं में विशेषकर वर्तमान सामाजिक राजनीतिक संदर्भ में आधारभूत मूल्य समझना चाहिए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, लाजवाब क्वेश्चन। संविधान की प्रीम्बल को जोड़ दीजिए। वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप, सिलेबस में दिया हुआ यही एप्टीट्यूड है महोदय। एप्टीट्यूड जिसे आप समझते हैं रीजनिंग मैथ, जिसको आपकी कोचिंग वाले ने, जिसने आपसे 50,000 रुपये या 80,000 रुपये फाउंडेशन कोर्स के नाम पर ठग लिए हैं, वो आपको रीजनिंग मैथ पढ़ा के विदा कर चुका है, और आप अपने पैसे गंवा के आपको ये भी नहीं पता कि आप ठगे गए हैं। ये एप्टीट्यूड नहीं है, जिसने एप्टीट्यूड के नाम पर आपको रीजनिंग मैथ्स पढ़ा दी है। दिस इज एप्टीट्यूड। जीएस फोर्थ पेपर का सिलेबस देखिए जाके, जो एडवर्टीजमेंट में सिलेबस होता है उसको देखिए, एप्टीट्यूड के आगे डेफिनेशन लिखी हुई, इसके अंदर यही सब लिखा हुआ है जो आ रहा है। ये रीजनिंग मैथ्स एप्टीट्यूड नहीं होता है। कि वाई शुड इम्पार्शियलिटी एंड नॉन पार्टीजनशिप इज कंसिडर्ड एज ए फाउंडेशन वैल्यू इन पब्लिक सर्विसेज, स्पेशली इन द प्रेजेंट डे सोशल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट। सेकंड पेपर अगर ये फोर्थ पेपर अगर आपको सॉल्व करना है और इसमें महारत हासिल करनी है, तो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए पूरी पूरी। तो 913 पेज की है, आप नहीं पढ़ पाएंगे, सरकारी भाषा में आपकी समझ में नहीं आएगी। लक्ष्मीकांत की लोक प्रशासन की किताब में पीछे एनेक्सर्स दिए हुए हैं, उसमें एक एनेक्सर है सेकंड एड। नेट पर सर्च करेंगे तो वही 913 पेज की रिपोर्ट थमा देंगे। तो इसलिए उस बुक में बहुत बेहतरीन किताब है। हालांकि वो उस ज़माने के लिए लिखी गई जब प्री में पब्लिक एड आता था। उसके अंदर अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप के पब्लिक एड के क्वेश्चन दिए। भगवान जाने लक्ष्मीकांत जी को ये क्यों नहीं सूझ रहा कि उसे हटा दें। प्रैक्टिस पेपर दिए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप के, जाने कहाँ आता है, भगवान जाने लोक प्रशासन इस समय ऑब्जेक्टिव कहाँ आता है, किस जगह आता है, किस प्रदेश में आता है, आई डोंट नो। लेकिन चल रही है, बट बुक बहुत लाजवाब है। जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बहुत अच्छा है। तो पहले सेकंड ARC पढ़ लीजिए, होता कमीशन की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, होता तोता मत करते रहना।
ये जस्टिस होता कमीशन की रिपोर्ट है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। होता कमीशन की रिपोर्ट नाम है न्यायमूर्ति होता का, उनके नाम पर मेरे ख्याल से यही है। और वाई के अलग कमेटी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, और इसके अलावा खन्ना कमेटी की मिल जाए तो वो पढ़ लीजिए। अब इसके डिटेल मुझसे मत पूछिए, हर बात का डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, ढूंढना आपका काम है। तो इसको ढूंढिए, इनको पढ़िए, तब आपको फोर्थ पेपर की समझ विकसित होनी शुरू होगी। फिलॉसफी की किताबों में अगर उलझ गए, या किसी कोचिंग ने आपको ये उलझा लिया कि फिलॉसफी ऑप्शनल ले लो क्योंकि ये फोर्थ पेपर में काम आता है, तो भाई आपका भगवान ही मालिक है। ये वो फिलॉसफी नहीं है। इसके अंदर आपको संसार के और भारत के नैतिक दार्शनिकों को पढ़ना है, एथिकल एंड मॉरल फिलोसोफर्स। जब पढ़ने लगोगे तो होश उड़ जाएंगे। अगर फिलोसफी ऑप्शनल लेके पढ़ोगे, यहाँ काम नहीं आएगा। पूरा पेपर अभी देख लो, कहीं फिलोसफी काम नहीं आएगी आपके। केवल नैतिकता मैं जब पढ़ाता हूँ तो चाहे जितने फिलोसफर्स का मटेरियल मेरे पास होता है, लेकिन मैं वहीं तक सीमित रहता हूँ जहाँ उन्होंने नैतिकता की बात की है। नैतिकता केवल। इसलिए ध्यान रखिए, लोक सेवा में आप जा रहे हैं, आपको नैतिक बनाने का ठेका लोक सेवा आयोग ने ले लिया है फिलहाल तो, और आप कम से कम उस ठेके को पूरा कर लीजिए। शासन, अगला क्वेश्चन है, शासन, सुशासन, नैतिक शासन से आप क्या समझते हैं? गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस। पब्लिक एड तो लिया नहीं, ऑप्शनल माने तो थे नहीं हमारी बात। गुड गवर्नेंस कहाँ से समझ में आएगी? मैंने बताया हुआ, गुड गवर्नेंस अगर समझना है, अशोक कुमार दोवे की किताब हिंदी में आती है, अंग्रेजी वालों के लिए नसीब नहीं है वो किताब, तो हिंदी वाले भी नहीं समझ पाते, बहुत कठिन भाषा है। एक वीडियो मैंने समझाई भी है भाषा। फिलहाल गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस एंड एथिकल गवर्नेंस, जो जिस बुक से आपको पढ़ना हो पढ़िए। बी एल फड़िया वगैरह किताबों में, पब्लिक एड की बात कर रहा हूँ मैं, उन किताबों में मिलेगा आपको ये। लेकिन गवर्नेंस मिल जाएगा, गुड गवर्नेंस मिल जाएगा, बट एथिकल गवर्नेंस नहीं मिलेगा। एथिकल गवर्नेंस के लिए आपको चिंतन करना पड़ेगा, एथिकल गवर्नेंस क्या है। एथिकल गवर्नेंस के लिए मानव मूल्य पता होने चाहिए। मानव मूल्यों पर सरकार जो चलती है वो है ना। लेकिन इसमें हम उन सरकारों की बात नहीं कह सकती जो किसी विशेष धर्म के कानूनों पर चलती हैं, तो उनको हम एथिकल गवर्नेंस नहीं कह सकते। एथिकल गवर्नेंस वो है जो सरकार ऐसे कार्य करती है जो नैतिक रूप से सामाजिक नैतिकता निभाते हैं। यानी हम समाजवादी सरकार को इसमें ले सकते हैं। समाजवादी का मतलब मुलायम सिंह हरगिज नहीं है, हरगिज। समाजवादी का मतलब है जो शब्द सोशलिस्ट यहाँ डाला गया है भारत के संविधान की प्रेमबिल में। महात्मा गांधी के 7 पापों की संकल्पना बताइए। ये 7 पाप जो है मैंने अलग वीडियो बना के समझा दिए। 7 सिंस जो हैं ये हमने बता दिए। जॉन रॉल्स मैंने वीडियो बनाया हुआ पूरा कि जॉन रॉल्स के कंसेप्ट क्या है, सोशल जस्टिस की मैंने बनाया हुआ। अगले क्वेश्चन है सेकंड ARC का नाम ले रहे थे, वो भी आ गया। डिस्कस द पब्लिक सर्विसेज कोड एज रिकमेंडेड बाय द सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ये वो है प्रशासन सुधार आयोग, 2 ही हुए अब तक, 2009 में शायद इसकी रिपोर्ट आई थी, तो वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म को वीरप्पा मोइली कमीशन है ये। भ्रष्टाचार, सरकारी राजकोष का दुरुपयोग, प्रशासनिक अदक्षता और राष्ट्रीय विकास के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। कौटिल्य के विचार। पहले तो कौटिल्य का ये विचार एनालाइज करिए। कौटिल्य ने 2 बातें बड़ी बढ़िया कही हुई है। बाय द वे मैं दोनों ही डिपार्टमेंट में रह चुका हूँ, ट्रेजरी अफसर भी रह चुका हूँ, असिस्टेंट कमिश्नर कॉमर्शियल टैक्स भी रह चुका हूँ। उन्होंने कहा है कि कोषागार और कर विभाग सबसे अधिक भ्रष्ट विभाग होते हैं, क्योंकि कोषागार में जो व्यक्ति अधिकारी होता है वो कब भ्रष्ट हो जाए पता ही नहीं चलता। जैसे कि जीप पर रखा हुआ शहद कोई कहे कि उसे स्वाद नहीं मिल रहा, ये गलत है, कौटिल्य का सेइंग है। और उसी तरह कहते हैं कि जो टैक्सेशन डिपार्टमेंट में होते हैं, तो पानी में रहती हुई मछली कब कितना पानी पी जाए किसी को पता नहीं चलता। ये 2 बातें कौटिल्य ने कही हैं। लिखने वाली बातें लिखी जा सकती हैं। लेकिन इसके बाद हमें बताना है कि भ्रष्टाचार पर जो वो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने क्या कहा हुआ है। ये वीडियो मैंने बनाया हुआ है, पब्लिक उसमें GS4 पेपर वाले टैब में मिलेगा, प्लेलिस्ट में, तो आप देखिए उसमें कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने कितने तरह के भ्रष्टाचार बताए, मैं बता चुका हूँ इसे। सामाजिक प्रभाव और समझाना बुझाना, स्वच्छ भारत अभियान की सफलता के लिए किस प्रकार। सोशल इन्फ्लुएंस एंड परसुएशन। कोई भी अभियान हो, कैसा भी अभियान हो, सामाजिक प्रभाव तभी होता है जब समझाना बुझाना हो, तो इसको थोड़ा सा मन से समझ के लिखना है। विधि और आचार नीति मानव आचरण को नियंत्रित करने के 2 उपाय माने गए हैं। लॉ एंड एथिक्स। देखो, लॉ से कानून निकलता है, एथिक्स सामाजिक होती है, समाज से कानून निकलता है। वो मैं कह रहा था लॉ से कानून निकलता है, लॉ कानून तो एक ही बात है। लॉ से कानून नहीं, समाज से कानून निकलता है, मैं कहना चाह रहा हूँ। समाज से कानून निकलता है और समाज से नैतिकता निकलती है। तो एक ही माता पिता के 2 भाई हैं। लॉ एंड एथिक्स आर कंसिडर्ड टू बी 2 टूल्स ऑफ द कंट्रोलिंग ह्यूमन कंडक्ट। ह्यूमन कंडक्ट को यही टूल्स तो कंसिडर करते हैं। एक चीज़ तो होती है इलीगल, एक होती है अनएथिकल।
अगर ये कहा जाए कि माता पिता की बात माननी चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, तो एथिकल है ये, लीगल नहीं है। अगर कोई सम्मान नहीं करता है या मान लो बात नहीं मानता तो उसके खिलाफ कोई भारतीय दंड संहिता में अपराध नहीं है, लेकिन अगर अनैतिक है, ये अनएथिकल है। डिस्कस हाउ दे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव्स, तो हमें ये बताना है सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस जो होता है वो क्या है। तो सिविलाइज सोशल एग्जिस्टेंस, हम जो समाज में सभ्य कहलाते हैं और हम जो अस्तित्वशील हैं, तो आखिरकार हम क्यों सभ्य कहलाते हैं? क्योंकि अगर हम नैतिकता का पालन करते हैं। इसको थोड़ा सा आप जोड़िए सिविल सोसाइटी से, ये हिंट है मेरा। ये जितने शब्द मैं बोल रहा हूँ सब लोग प्रशासन में मिलेंगे आपको, और किसी दुनिया के विषय में नहीं मिलेंगे। तो आपको मिलेगा ये सिविल सोसाइटी में, नागरिक समाज में। नागरिक समाज क्या होता है? जिसमें नागरिक संस्थाएं समाज चलाती हैं, सरकार के जिम्मे सब कुछ नहीं किया जाता है। एनजीओ पीजीओ वगैरह चलाते हैं। पीजीओ पैरा गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है, एनजीओ सीएसओ और जो सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह जो होते हैं वो। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, अभिवृत्तियों पर है। आवर एटीट्यूड्स टुवर्ड लाइफ, वर्क एंड अदर पीपल एंड सोसाइटी आर जनरली शेप्ड अनकॉन्शियसली बाय फैमिली एंड सोशल सराउंडिंग। पूरी सोशोलॉजी है ये। इसमें समाजीकरण बताया गया, संस्कृतिकरण बताया गया। एम एन श्रीनिवास जो बताया संस्कृताइजेशन, समाजीकरण है। कूले का लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी है, मिरर की। मीड का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, ब्लूमर का सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, नेडल का म्यूजिकल इंटरेक्शनिज्म है, नेडल का लिंग्विस्टिक इंटरेक्शनिज्म है। ये सारी चीज़ें, ये अवांछनीय अभिवृत्तियों कैसे बदला जा सकता है, ये बताया गया कि परिवेश से हमारी अभिवृत्तियां रूपित होती हैं। जो एटीट्यूड हमारा है, साइकोलॉजी का भी सब्जेक्ट है कि ये एटीट्यूड है वो किस तरह बदलता है। तो एटीट्यूड हमारा जो होता है वो हमारा दो तरह का होता है, एक तो एस्क्राइब्ड, एक अचीव्ड। एक एस्क्राइब्ड है जो कि जन्म से होता है, अचीव्ड जो होता है हम प्राप्त करते हैं धीरे धीरे समाजीकरण द्वारा। मैंने एपीएलएम चैनल पर, अपने दूसरे चैनल आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल, एपीएलएम सर्च कर लें तो भी मिल जाएगा। एपीएलएम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है, अभी अपलोड हुआ है या नहीं हुआ कह नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास लाइन्स हैं बहुत सारे वीडियो, आगे भी अपलोड होते रहेंगे। तो उस पर एक वीडियो है कि बच्चे का समाजीकरण कैसे करें, हाउ टू सोशलाइज ए चाइल्ड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर यू। तो हमारे मूल्य जो मिलते हैं ना, समाजीकरण से मिलते हैं। ये दोनों ही चैनल आपके काम के हैं। अब आपको नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसके लिए। क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है, एपीएलएम चैनल पर कई बार मैंने बताया है। इस चैनल पर पहले मैंने कई बार बताया था, मैंने सब वीडियो डिलीट कर दी, क्योंकि आप लोग उनको समझते हैं कि आईएएस में काम के नहीं है। क्या कर सकते, बुद्धि को कौन विनाश काले विपरीत बुद्धि, जो विनाश होने के लिए होता है जिसका, उसकी बुद्धि को भगवान भी सीधा नहीं कर सकते। तो तमाम लोगों को ये नहीं समझ में आता कि जब मैं यहाँ क्रोध की बात करता हूँ, जब मैं यहाँ योग की बात करता हूँ, जब इस ब्रेन ट्रेन प्रोग्राम चैनल पर जब मैं आपके जीवन को सुधारने की बात करता हूँ, जब आपका टाइम मैनेजमेंट बताता हूँ, जब आपका मन लगाने के लिए मैं चर्चा करता हूँ कि आप मन ऐसे लगाओ, जब मैं ये चर्चा करता हूँ कि जीवन में आप अनावश्यक लोगों के एलिमेंट्स को दखल न देने दो, तो ये सब मैं तुम्हारे ही हित में करता हूँ, क्योंकि बच्चा मानता हूँ अपना, तो तुम्हारे ही हित में करता हूँ। लेकिन बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि सब फालतू बात यहाँ क्या कर रहे हैं, नॉनसेंस बात कर रहे हैं, यहाँ पर पढ़ाओ खाली, बस पढ़ाओ खाली। मैं पढ़ाने वाला टीचर नहीं हूँ, मैं जीवन बनाने वाला टीचर हूँ। ईश्वर ने मुझे इसी निमित्त कहा है कि आप जीवन बनाइए, तो मैं जीवन बनाने वाला टीचर हूँ। इसका मुझे कोई घमंड नहीं है, क्योंकि उससे जीवन बन रहा है लोगों का। आपके तमाम कमेंट्स इस बात के गवाह हैं। तो मेरा मिशन सक्सेसफुल है, चाहे बहुत थोड़े लोग देखते हों, और मूर्खतापूर्ण वीडियोज़ को चाहे लाखों लोग देखते हों, मुझे इससे कोई परवाह नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इसका रेवेन्यू लेता नहीं हूँ। जो इससे यूट्यूब से मिलता है वो मैं लेता नहीं हूँ। तो इतना कम मिलता है कि अगर तुम जान लोगे, बहुत से लोग समझते हैं कि लाखों करोड़ों के बारे न्यारे होते होंगे। 20 लाख लोग देख चुके हैं, $200 भी नहीं होते इतने में, जानते हो कि नहीं? जब एडवर्टीजमेंट आते हैं तब, अगर ऐड ना आए तो वो भी ना मिलेगा। तो गलत फहमियाँ बहुत है ना तुम लोगों में। तो क्रोध एक हानिकारक संवेग है, व्यक्तिगत जीवन और कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक, इसकी चर्चा करनी है। अब इसमें अगर आप श्रीमद् भगवद गीता का अगर ये लिख देंगे, क्रोधात भवति सम्मोहा सम्मोहाद स्मृति विभ्रमा, और ये अगर श्लोक लिख देंगे तो समझिए लाजवाब हो गया। ये 150 वर्ड का जो लिखने जा रहे हैं आप, 10 नंबर का, ये अद्भुत हो जाएगा। क्रोध के ऊपर लिखिए आप, परमहंस योगानंद जी ने क्या कहा है, ओशो ने क्या कहा है, और श्री श्री रविशंकर ने क्या कहा है। मैंने क्रोध और ईर्ष्या पे दोनों गुरुओं के लिखा हुआ है एक वीडियो में, दोनों को बना। पता नहीं अब मैंने डिलीट कर दिया को, मैंने यही देख के डिलीट कर दिए। देखने वाले कितने, मैं इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना रहा हूँ, देखने वाले 20 लोगों ने देखा, 50 लोगों ने देखा, 10 मिनट से डिलीट कर दिया, हटाओ छोड़ो, नंबर बढ़ाने से क्या फ़ायदा बेमतलब के, डिलीट कर दिए। अब धीरे धीरे मैं फिर बना रहा हूँ, बट आनंद प्रदीक्षित लाइफ मैनेजमेंट चैनल पर, एपीएलएम चैनल पर। वो भी आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। जब 33,000 यहाँ सब्सक्राइबर हैं और वहाँ कुल 1,500-2 हज़ार हैं, 2 हज़ार हैं, तो सोचो इसका मतलब आप लोग सीरियस नहीं है अपने प्रति। आपके जीवन को कुछ मिल रहा है और आप अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। तो ये नेगेटिव इमोशंस क्या होते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर्स क्या होते हैं, और ये कैसे मैनेज किए जा सकते हैं, ये पूरा जो है ये सामाजिक मनोविज्ञान की बात है, सोशोलॉजी की बात है।
अगला क्वेश्चन है, मैक्स वेबर ने कहा था जिस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को हम व्यक्तिगत अंतरात्मा के मामलों में लागू करते हैं उस प्रकार के नैतिक प्रतिमानों को लोक प्रशासन पर लागू करना समझदारी नहीं है। एक वीडियो मेरा है कि सोशल एथिक्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स में क्या फ़र्क है, इसीलिए बनाया था मैंने। जब ये पेपर आया था उन दिनों तो मैंने बनाया था। जो लोग ताने देके ये पूछते हैं कि पेपर डिस्कस नहीं किया, मैं उनको भी बता रहा हूँ, हर पेपर में डिस्कस करता हूँ। अपने मन का मौजी हूँ, जब मर्जी आएगी तब करूँगा, किसी कहने पर नहीं करूँगा। तो ये मैं इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इन सब पे मैं वीडियो तक बना चुका हूँ। मैक्स वेबर ने कहा कि नैतिक प्रतिमानों को, मैक्स वेबर सेड दैट इट्स नॉट वाइज टू अप्लाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द सॉर्ट ऑफ मॉरल एंड एथिकल नॉर्म्स वी अप्लाई टू मैटर्स ऑफ पर्सनल कॉन्शियंस। इट इज इंपॉर्टेंट टू रियलाइज दैट स्टेट ब्यूरोक्रेसी माइट possess इट्स ओन इंडिपेंडेंट ब्यूरोक्रेटिक मॉरलिटी। स्टेट ब्यूरोक्रेसी को जो है अधिकारी तंत्र के पास अपनी स्वयं की अधिकारी तंत्रीय नैतिकता हो। अधिकारी तंत्र की नैतिकता आपको कौन पढ़ाएगा, कौन समझाएगा? जो अधिकारी रहा वो समझाएगा, ये जो कभी नहीं पास हुआ वो समझाएगा? ये तो आपको तय करना है ना। यू शुड डिसाइड कि कौन समझा पाएगा। जो कभी अधिकारी जीवन जिसने देखा ही नहीं है, जो असफलता के झूठे सच्चे मानदंड गढ़ रहा है। आप मेरे वीडियोस में कई लोग कमेंट करते हैं, सर मेरे परिचित वो कहते हैं वो इसलिए फेल हो गए क्योंकि उनकी हाइट कम थी तो आईएएस में नहीं लिया गया। भैया आईएएस में तो हाइट देखी नहीं जाती, नापी नहीं जाती, कहीं नाम मात्र के लिए। इतने झूठे बहाने लोग बनाते हैं, ये लगता है वरना तो वो पता नहीं कितना झंडा गाड़ दिए होते, जाने कहाँ बैठ गए होते जाके। वो तो इसलिए नहीं हुए, इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि मैं तुम्हारी बहन के साथ भाग जाऊं तो तुम क्या करोगे। मैंने डांट दिया उनको, मैंने कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ी, बढ़ो तुम्हारी ये मजाल। मैंने तो ये कह दिया, पर मैं कोई अपनी बहन के लिए ऐसी बात सह सकता है? ऐसा प्रश्न कोई करता नहीं, कभी कभी भी नहीं करता। सब झूठे प्रश्न हैं। तो ये जो लोग बहाने गढ़ रहे हैं, ये प्रश्न कैसे करेंगे? अगर ये अब भी मेरा वीडियो देख के अगर ये प्रश्न करने लगे अपनी ईर्ष्या छोड़ के, तो ये पास हो जाएंगे, लेकिन ईर्ष्या नहीं छोड़ पा रहे। बात ये, अधिकारी तंत्रीय नैतिकता अधिकारी जानता है कि क्या होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स क्या होती है ब्यूरोक्रेट जानता है। ब्यूरोक्रेसी के बारे में ब्यूरोक्रेट से ज़्यादा कौन जानता है? आप मुखत मोहि तारो, जो स्वयं मुक्त है वही तार सकता है, तो वही तो बताएगा। तो आप जो सक्सेसफुल हैं, सक्सेसफुल वो नहीं है जो अभी कल निकले हैं और आज कोचिंगों ने गोद ले लिया उन्हें और वो कोचिंगों की पढ़ाई करने लगे भोंपू लगा लगा के। वो सक्सेसफुल नहीं है मेरी निगाह में। मेरी निगाह में वो लोग हैं जो सक्सेसफुल होते हुए रिटायर हो गए, और रिटायर होने के बाद जिन्होंने, एक ही अधिकारी हैं जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मेरे अलावा, एक ही अधिकारी हैं। मैं तो हूँ ही आईएएस से रिटायर्ड हूँ। जो लोग पहली बार वीडियो देख रहे हैं शायद न देखा ऊपर से उन्होंने, मैं तो हूँ ही, लेकिन मेरे अलावा जो एक और हैं तो वो आपको पढ़ा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं, अनुभवी हैं, रिटायर्ड हैं, तो आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन ये नए नए बहुत सारे लोग आते हैं जो सेलेक्ट होते ही बताने लगते हैं फलानी किताब पढ़ लेना, दिमागी पढ़ लेना। कोई ज़रूरी नहीं कि वो सही गाइडेंस हो, ये भी ध्यान रखिए। कारण ये टीचिंग अलग बात है, स्वयं सेलेक्ट होना अलग बात है। टीचिंग इज अ डिफरेंट थिंग। तो ये मैक्स वेबर को पहले पढ़ो महाराज। मैक्स वेबर हैं कहाँ? कहाँ है मैक्स वेबर? सिविल इंजीनियरिंग में, कॉमर्स में, हिंदी भाषा में, पाली साहित्य में? कहाँ है मैक्स वेबर? किसी जगह नहीं है। मैक्स वेबर मिलेंगे लोक प्रशासन में, समाज शास्त्र में, दो ही जगह सबसे ज़्यादा मिलेंगे। बाकी एक आध जगह पॉलिटिकल साइंस वगैरह में मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे कहीं भी। अब आगे जो केस स्टडीज़ है मैं अलग से वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, और आगे मैं केस स्टडीज़ अलग से डिस्कस करूँगा। तो फिलहाल मैं इनको नहीं पढ़ रहा, क्वेश्चन नंबर 9, 10, क्योंकि ये पूरे वीडियो चाहिए इनके लिए। एक एक केस स्टडी के लिए कम से कम 15 मिनट का वीडियो चाहिए, तो मैं आपको समझाऊँगा, बताऊँगा। और जब मौज आएगी तब बताऊँगा। मैं मनमौजी हूँ, अपने मौज के हिसाब से लूँगा, तो मैं बताऊँगा। याद आप दिलाते रहें, मुझे बुरा नहीं लगता, बीच में आप याद दिलाते रहें, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो में एक छोटा सा जवाब और दे दूं। रचित अग्रवाल मेरे व्यूअर हैं, बहुत अच्छे व्यूअर हैं, तो पूछते हैं कई बार, कहा कि आर्ट्स के सब्जेक्ट जबकि बहुत चिंतनशील होते हैं, साइंस के सब्जेक्ट से उनको हीन क्यों समझा जाता है? एक्चुअली ये गलत है। सब्जेक्ट कोई, इसका जवाब मैंने इसलिए नहीं दिया, न तो अलग से वीडियो बनाया जा सकता है, और न इसके लिए ये पॉसिबल है कि वहीं पर लिख के दिया जाए, क्योंकि टाइपिंग मेरे लिए बड़ी मुश्किल काम है। बहुत ज़्यादा टाइप करने से मेरे लिए थोड़ी समस्या पैदा होती है, बहुत ज़्यादा टाइपिंग से, तो मैं नहीं कर पाता। तो इसलिए मैं यहाँ जवाब दे रहा हूँ। एक्चुअली समाज में हम लोग डिफ्रेंशिएट करने में और स्ट्रेटिफाई करने में माहिर हैं। हर बात में हम ऊंचा नीचा करते हैं, हर बात में ऊंचा नीचा। एक ट्राइब होती है, उसमें जो लोग हिरन का शिकार करते हैं, जो घसीट के ले जाते हैं, और एक वो होते हैं जो कंधे पर लाद के ले जाते हैं। तो जो हिरन को कंधे पर लाद के ले जाते हैं वो अपने को ऊंचा मानते हैं, जो घसीट के ले जाते हैं उन्हें नीचा मानते हैं। तो घसीट के ले जाने वाले अपनी लड़कियों की शादी कंधे पर लादने वालों के यहाँ करते हैं। ऐसी ऐसी बातें अजीब। हमारे यहाँ इटावा में होता है कि जो यमुना के उस पार रहते हैं, यमुना की तरफ मतलब भिंड की तरफ, उधर की लड़कियां इधर आती हैं, क्योंकि इधर के लोग अपने को ऊंचा समझते हैं, उधर वालों को नीचा समझते हैं। ये सोशलॉजी में डिफरेंशिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन की मेंटालिटी है। दिस इज कॉल्ड एथनोसेंट्रिज्म। साइंस वालों ने अपनों को ज़्यादा ऊंचा समझ रखा है, जब एक्चुअली है कि आर्ट्स में पढ़ाई तो होती नहीं।
टीचर्स जो है उन्हें खुद ही नहीं पता होता वो फिलॉसफी और वो चिंतन, तो क्या होता है वो रट्टा मार के पास होने वाली स्थिति होती है। साइंस में आदमी कम से कम रट्टा मार के पास नहीं हो पाता है। साइंस में जब पढ़ता है तो वो फार्मूले हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं और बड़ी गहराई से पढ़ना पड़ता है, तो इसलिए अपने को ऊंचा समझने लगता है। क्योंकि आर्ट से एमए भी यहाँ जो चलती हैं गाजियाबाद में, गाइडें चलती हैं छोटी छोटी, उन्हें पढ़ के लोग पास हो जाते हैं, लेकिन साइंस में फिर भी ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। कॉलेज भले ही निकृष्ट हैं, लेकिन साइंस वाले फिर भी थोड़ा आर्ट्स वालों से ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ये है इसलिए, और कोई बात नहीं है। सब्जेक्ट तो जब मैंने आर्ट्स पढ़ना शुरू किया, मतलब जब मैंने फिलोसफी पढ़ी, सब में मैंने एमए किया, 6 सब्जेक्ट से आर्ट्स के थे। आर्ट्स के सब्जेक्ट से हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, इकनो और इससे जो क्या कहते हैं हिंदी लिटरेचर से, और इन सब सब्जेक्ट से, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, सोशलॉजी से। तो इनमें जब मैं करता गया तो मुझे महसूस होता गया ये जीवन है। केमिस्ट्री से डिफिल करने में जीवन नज़र नहीं आया था, लेकिन इससे पीएचडी करने में और एमए करने में मुझे मज़ा आ गया। लाइफ समझ में आ गई, लाइफ क्या होती। इनफैक्ट एक्चुअली ये ना, जो पढ़ने वाला है उसके लिए सब सब्जेक्ट बराबर है। जो पढ़ने वाला नहीं है तो वो साइंस में थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ जाता है, बस इतनी बात है। उसमें कुछ क्वेश्चन रट के पास हो जाते हैं। अच्छी यूनिवर्सिटी में वो भी नहीं होता। अब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कहो कोई कि ऐसे हमारे ज़माने में तो नहीं होता था। आर्ट्स वाले भी घनघोर पढ़ते थे और साइंस वाले भी खूब पढ़ते थे, कोई भेदभाव नहीं था, कोई किसी को नीचा ऊंचा नहीं मानता था, कि सब पढ़ते थे। यूनिवर्सिटी है वो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी नाम इसका है, कि वो पढ़ाई तो होनी है, वहाँ पर पूरे क्लास चलते थे। हमारा कॉलेज जनता कॉलेज बकेवर, तो जो जो उसमें तो खैर आर्ट्स था नहीं बीएससी में, लेकिन साइंस वाले स्टूडेंट भी भरपूर पढ़ा करते थे। इंटर कॉलेज जो उसी का है उसमें आर्ट्स भी था, तो आर्ट्स वाले भी खूब पढ़ते देखते, सारे क्लास चलते थे, सारे बच्चे पढ़ते थे। उसी का इंटर कॉलेज भी, मैं वहीं से पढ़ा हूँ, 12th किया मैंने। तो कोई बच्चे एक दूसरे को ऊंचा नीचा नहीं समझते थे। तो ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि कहाँ के संस्कार हैं, किस जगह के संस्कार हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, साइंस को ये माना जाता है कि ब्रिलियंट है बच्चा तो उसने साइंस लिया है, जब कुछ नहीं मिला तो मरे गिरे तौर पे आर्ट्स से बीए कर लिया है, कुछ मिल नहीं रहा था तो बीए ले कर लिया, आर्ट्स से कर लिया। अरे आर्ट्स से करना तो बहुत मार्वेलस है भाई। बीए ऑनर्स करते हैं जब आप जो है, और एक अच्छे सब्जेक्ट से अच्छे विश्वविद्यालय से करते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ दिमाग है अच्छा खासा। बिना दिमाग के तो आर्ट्स का सब्जेक्ट कोई चलेगा नहीं, बहुत एनालिटिकल होता है। तो ये रचित को मैंने जवाब दिया, कुछ लोगों के माइंड में और भी होगा, तो इसलिए ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।